हम लोग जो है इसमें करंट अफेयर्स को देखेंगे। जो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है वो है नागर मोथा को लेकर। ये यहाँ पे जो है नागर मोथा होगा। नागर मोथा जो है इसको नट घास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं, जैसे इसको जो है गिम्बल भी कहा जाता है मराठी भाषा में, इसको कोराई तमिल भाषा में कहा जाता है, और इसको तुंगा गड्डी तेलुगु भाषा में कहा जाता है, और आमतौर पर जो है इसको नट ग्रास के नाम से जाना जाता है, नट घास। ये जो है साइपेरस वंश से संबंधित है, और इसकी जो फैमिली है वो साइपेरिसी है, और इसका जो मूल उत्पत्ति का जगह है वो भी भारत है। मूल उत्पत्ति का जगह जो है भारत है, और इसका विस्तार जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखा जाता है। यानी कि इसका विस्तार जो है एशिया में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में जो है ये पाया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये अधिकतम जो है 75 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, और इसमें जो है कोई शाखा नहीं पाई जाती है। ये बिना शाखा वाला जो है तना होता है। इसकी जड़ और बीज जो है खाने योग्य होती है, और नागर मोथा को जो है अनावश्यक पैदावार की दृष्टि से दुनिया के सबसे खराब खरपतवारों में भी जो है इसको शामिल किया गया है। ये भारत मूल का पौधा है जो समुद्र तल से जो है लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। विपरीत वातावरण में भी जो है ये लंबे समय तक सुरक्षित रह जाते हैं, और इसको जो है नट घास यानी कि नट ग्रास के नाम से जाना जाता है। नागर मोथा के गुण धर्म अतीस और कपूर के समान होते हैं। ये विभिन्न आयुर्वेदिक निरूपणों में जो है इनको साथ साथ प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है नागर मोथा को उक्त जो अतीत और कपूर है, इन दोनों पौधे के समान जो है प्रतिस्थापित रूप से उपयोग में लाया जाता है। और नागर मोथा के बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जैसे कि नागर मोथा में कैंसर रोधी, शक्तिवर्धक, अल्सर रोधी, मलेरिया रोधी, अवसाद रोधी, मधुमेह रोधी, एनाल्जेसिक, एंटी कॉन्वोलेसेंट, रोगाणु रोधी जैसे विविध औषधीय गुण पाए जाते हैं। नागर मोथा की जड़ों में प्रचुर मात्रा में एसेंशियल ऑयल होते हैं, और इस तेल के मुख्य संगठन अणु जो है वो साइप्रोस्टोन, साइप्रीन, टोंडिनिन, साइप्रीन इपोसाइड, मुस्तकोन, अल्फा साइप्रोन, एरिस्टोलोन, न्यूटाकोटोन, ये सारे होते हैं। इन तेलों की गुणवत्ता इनमें उपस्थित अणुओं और उनकी मात्रा पर निर्भर करती है, और यह पाया गया है कि एक ही देश में अलग अलग स्थान पर या विभिन्न देशों में उगने वाले पौधों में जो है यह मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो जो नागर मोथा है उसका वंश जो है साइपेरस है, इसकी फैमिली साइपेरेसी है, और ये जो है मूल उत्पत्ति जो है इसका भारत में ही माना जाता है। इसको नट घास के नाम से जाना जाता है, और ये जो उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, और ये जो है अनावश्यक पैदावार की दृष्टि से दुनिया के सबसे खराब खरपतवारों में शामिल है। इसके बाद जो अगला है वो अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान को लेकर है। वर्ष 2024 में जो है अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान के जो है 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ये अभियान है क्या, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी के आराकोट तक प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला यह यात्रा अभियान है, और इसकी शुरुआत जो है 1974 में 25 मई को हुआ था। इसके आयोजक कौन होते हैं, तो जो शिक्षाविद हैं या पर्यावरणविद हैं, उसके शेखर फाटकों द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन पहाड़ द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। यह यात्रा अभियान जो है हिमालयी राज्य उत्तराखंड को समझने की पहल है। इसका उद्देश्य वर्ष 2000 में उत्तराखंड के राज्य बनने के बाद से हुई प्रगति की जानकारी प्रदान करना है। यात्रा के दौरान शिक्षा, पर्यावरण, भूगोल, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं महिलाओं व बच्चों की स्थिति सहित उत्तराखंड के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे कि इसकी जो यात्रा है वो इस तरह से चलती है। तो ये जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट से शुरू होकर जो है उत्तरकाशी के
उत्तरकाशी जिले के आराकोट तक जो है प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला एक यात्रा अभियान है। और 25 मई 1974 को जो है इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, और ये यात्रा अभियान जो है हिमालयी राज्य उत्तराखंड को समझने की पहल है। अभी जो 2024 में यात्रा हो रहा है, 2025 में जो यात्रा हो रहा है, तो ये जो है 6वां मतलब यात्रा है। और इसका मुख्य मुद्दा जो है जंगल बचाओ, शराबबंदी, स्कूल व शिक्षा, कनेक्टिविटी, पिछड़ापन, ये सारे हैं। और इस बार अभियान की प्रमुख थीम जो है वो स्रोत से संगम पर रखी गई है, ताकि नदियों से समाज के रिश्ते को गहराई से समझा जा सके और उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहे दबावों को भी जो है सामने लाया जा सके। वर्ष 2024 की यात्रा के बहुत सारे निष्कर्ष थे, जैसे कि आपदाओं की बारंबारता में प्रकृति से अधिक मानव निर्मित कारकों में वृद्धि करना, शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि करना, महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधि में भागीदारी, जंगलों की नुकसान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन पर व्यापक असर, पलायन में वृद्धि, सामाजिक राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, ये सारे जो है इस यात्रा के थीम थे। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो रिवर फ्रंट को लेकर है। रिवर फ्रंट की प्रासंगिकता क्या है? तो पुणे के निवासियों ने मूला नदी पर निर्मित किए जा रहे पुणे रिवर फ्रंट परियोजना का विरोध किया है। मूथा नदी में मिल जाने के बाद मूला नदी को मूला मूथा के नाम से जाना जाता है। जब मूला नदी जो है वो मूथा नदी के साथ मिलती है तो उसको मूला मूथा नदी के नाम से जाना जाता है। और जो पुणे के निवासी हैं वो मूला नदी पर जो पुणे रिवर परियोजना बन रहा है उसका विरोध उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये रिवर फ्रंट होता क्या है? तो रिवर फ्रंट जो है किसी नदी के किनारे की भूमि में सुधार करने या पुनर्विकास करने की प्रक्रिया है। तो किसी नदी के किनारे भूमि में सुधार करने एवं पुनर्विकास करने की प्रक्रिया को जो है रिवर फ्रंट कहते हैं। और विगत 2 दशकों में रिवर फ्रंट परियोजनाओं ने शहरों में लोकप्रियता प्राप्त की है। अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट देश भर के अन्य रिवर फ्रंट के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। इसके अलावा जो है राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के किनारे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट स्थापित किया गया था। और पटना में जो है गंगा रिवर फ्रंट को जो है सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में बदलने की तैयारी की गई है। इसके अलावा हैदराबाद में मूसी रिवर फ्रंट में जो है मोहनदास गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी है। रिवर फ्रंट का उद्देश्य होता क्या है? तो ये जो है एक जीवंत, टिकाऊ और सुलभ स्थान का निर्माण करता है, लोगों को नदी के बारे में जागरूकता प्रदान करता है, नदी जल प्रदूषण में कमी लाता है, जल की गुणवत्ता में सुधार करता है, जनता के लिए पार्क जैसे मनोरंजन क्षेत्र का निर्माण करता है, पर्यटन के माध्यम से स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देता है। हालांकि जो है रिवर फ्रंट से संबंधित कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में ये जो है बाधा पहुंचाती है। जैसे कि विशेषज्ञों का कहना है कि ये परियोजनाएं बाढ़ में कमी लाने और नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही है। इसके अनुसार भारत के अधिकांश रिवर फ्रंट में नदियों के किनारे पैदल पथ और नदियों के प्रवाह को रोकने के लिए निर्मित जो दीवारें या तटबंध बनाई जाती है वो भी जो है कहीं न कहीं नदियों की जो प्रकृति है उसको प्रभावित करती है। और ये दृष्टिकोण जो है विभिन्न नदियों की प्राकृतिक पारिस्थितिकी की अनूठी विशेषताओं को अनदेखा करके उनके प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर सकता है। इसके अलावा जो है जो जल निकाय है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नदी के किनारे अत्यधिक निर्माण नदी की पारिस्थितिकी के हानिकारक है। इससे जल भिरतों में जल का प्रवाह बाधित हो सकता है। इस प्रकार रिवर फ्रंट के विकास के दौरान निर्मित कंक्रीट संरचनाओं से जल भिरत या नदी के मध्य भाग बाधित होता है। जल भिरत वर्षा या नदी जल को अवशोषित करके भूजल को रिचार्ज करने के साथ ही जल को स्थलीय निकायों जैसे कि झरना या धाराओं में प्रभावित करते हैं। बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि करती है। जैसे कि अगर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाता है तो नदी की चौड़ाई कम हो जाती है। इससे जो है बाढ़ की तीव्रता और बारंबारता में वृद्धि हो सकती है। जल उपचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार जो है रिवर फ्रंट परियोजनाएं जो है मुख्यतः नदी की गुणवत्ता को बहाल करने के बजाय नदियों के सौंदर्यीकरण और उसके किनारे निर्माण पर ही ध्यान केंद्रित करती है। जैसे जो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा जाता है कि दिल्ली में कुल 36 सीवेज ट्रीटमेंट
प्लांट में से केवल 16 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की निर्धारित सीमा का अनुपालन कर रही है। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो जल में कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। सीवेज की मात्रा जितनी अधिक होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बीओडी, उसका मान भी उतना अधिक होगा। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अंततः यमुना में जल का विसर्जन होता है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार साबरमती नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि रिवर फ्रंट की वजह से यह समस्या अधिक गंभीर हो रही है। इसके अलावा जो है ऐसा कहा जाता है कि असमान पहुंच को भी जो है ये निर्मित करता है। जैसे रिवर फ्रंट की कथित तौर पर न्याय संगत सार्वजनिक स्थान या पार्क बनने के उद्देश्य से विकसित किया जाता है। हालांकि इसके विकास के बाद जो है शुल्क सहित प्रवेश के कारण ये सभी के लिए हमेशा सुलभ नहीं होते, तो ये भी एक समस्या का कारण है। दूसरा जो है विस्थापन या पुनर्वास की समस्या हो जाती है। जैसे कि वर्ष 2022-23 में यमुना रिवर फ्रंट के विकास के लिए कम से कम जो है 200 घरों को ध्वस्त कर वहां के लोगों को विस्थापित किया गया था। ये वे लोग थे जो बाढ़ के मैदान का इस्तेमाल खेती, नर्सरी या मछली पकड़ने के लिए करते थे। हालांकि परियोजना या नीति निर्माण में उनके पुनर्वास को भी शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं जो है हैदराबाद के मूसी रिवर फ्रंट और साबरमती के रिवर फ्रंट के निर्माण में भी देखा गया था। तो विस्थापन और पुनर्वास की समस्या एक बड़ी समस्या के रूप में उभरता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसके भी दिशा निर्देश हैं। जैसे कि वर्ष 2013 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने यमुना नदी के प्रदूषण के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने टिप्पणी की कि स्थलाकृतिक परिवर्तन करके विभिन्न मनोरंजक या सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण जैसे प्रस्तावित गतिविधियां नदी के जल वहन क्षमता को कम करके बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि करेगी। क्योंकि रिवर फ्रंट के लिए प्रस्तावित स्थान एक सक्रिय बाढ़ का मैदान है जो भारी वर्षा के दौरान नदी के विस्तार के लिए एक प्राकृतिक स्थान उपलब्ध कराता है। समिति ने सुझाव दिया था कि रिवर फ्रंट योजना अस्थिर है, इसे रोका जाना चाहिए। इसके बजाय रिवर फ्रंट योजना को नदी और उसके बाढ़ के मैदान की बहाली के लिए एक योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। एनजीटी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक नदी के किसी भी तट पर विकास एवं निर्माण निषेध क्षेत्र यानी नो डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जोन NDCZ निर्धारित करेगा, जिसकी सीमा नदी के सक्रिय बाढ़ मैदान से बाहर होनी चाहिए। तो ये था रिवर फ्रंट को लेकर। अब जो अगला है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती को लेकर है। स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती जो है इस वर्ष 23 फरवरी को मनाई गई थी और पंचांग के अनुसार देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती जो है फागुन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाती है और यह दिवस उनके जन्मदिन को सम्मान देने और उनके द्वारा भारतीय समाज में किए गए सुधारों को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि उनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को हुआ था, लेकिन जो 12 फरवरी था 1824 में तो वो जो है फागुन माह के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को मनाई गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है इस बार 23 फरवरी को मनाई गई है। इनका जन्म जो है टंकारा गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम जो है मूल शंकर था और इनका निधन जो है 30 अक्टूबर 1883 को हुआ था। ये आर्य समाज के संस्थापक थे और उनकी स्थापना जो है यानी आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। जो आर्य समाज की स्थापना है उन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की। हिंदू समाज में सुधार लाने और वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने एक संदेश दिया था वेदों की ओर लौटो। इसके द्वारा उन्होंने समाज को वेदों के मूल ज्ञान आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया था, जैसे कि उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। स्त्री शिक्षा और समानता के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे, जैसे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने और समाज में समानता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। शिक्षा में योगदान की बात करें तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को इन्होंने पुनर्जीवित किया, जिसमें वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समावेशन था। उनके विचारों से प्रेरित होकर जो है DAV स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई। स्वराज का विचार इन्होंने दिया। स्वराज स्वशासन की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में भी जो है प्रेरणा मिली।
इनके अगर ग्रंथ की बातें करें तो सत्यार्थ प्रकाश जो है इनका प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने सत्य धर्म, वेदों का ज्ञान और समाज सुधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा जो है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जिसमें उन्होंने वेदों की व्याख्या और वेदांत पर जो है अपने विचार दिए हैं। इसके बाद जो अगला है वो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट को लेकर है, और हाल ही में संपन्न ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है उसमें पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट होता क्या है? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। भारत ने जो है 2013 में इस कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया, और तब से यह देश में पक्षी संरक्षण और जागरूकता के लिए जो है एक महत्वपूर्ण योजना बन चुका है। पश्चिम बंगाल की सफलता के क्या कारण रहे हैं? जैसे कि जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है GBBC 2025, इसके दौरान पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना कर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भारत वर्ष में जो है कुल 1068 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे अधिक रहा है, और पश्चिम बंगाल ने लगातार तीसरे वर्ष जो है सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना की है। तो इससे यह भी पता चलता है कि जो पश्चिम बंगाल है यह राज्य कितना जैव विविधता को लेकर समृद्ध है, या फिर जो है ये पक्षी प्रेमियों के योगदान को भी दर्शाता है। दार्जिलिंग ने बंगाल में सर्वाधिक 252 प्रजातियों की गणना की है। हालांकि 2024 में जो है वो 308 प्रजाति की गणना की थी, तो उससे कम है। विशेष दुर्लभ पक्षी भी यहाँ पर देखे गए हैं, जैसे कि इबिसबिल जो है ये जलोंग उत्तर बंगाल में देखा गया है। स्पॉटेड क्रैक जो है बुरईपुर में देखा गया है। कॉमन स्टर्लिंग मालदा में देखा गया है। इसके अलावा जो है कई सारे राज्य हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज्यादा पक्षी देखा गया है 543, उत्तराखंड में जो है 446 है, असम में जो है 414 है, महाराष्ट्र में जो है 414 है, और कर्नाटक में जो है ठीक है 380 है। वेस्ट बंगाल में 543 हो गया, उत्तराखंड में जो है 446 हो गया, असम में 414 और महाराष्ट्र में 414। इसके अलावा कर्नाटक में 380 हो गया। तो असम और महाराष्ट्र बराबर है, ठीक है, पक्षी की प्रजातियों से लेकर, ठीक है। इसके बाद जो अगला है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की जो है 27वीं बैठक का आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन जो है 22 फरवरी 2025 को ही किया गया था। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 22 फरवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव, संघ राज क्षेत्र के प्रशासक एवं अन्य उच्च अधिकारी ने भाग लिए। इस बैठक की मेजबानी महाराष्ट्र सरकार कर रही है, जिसे गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्रीय परिषद होती क्या है? तो क्षेत्रीय परिषदें जो है एक या अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच मुद्दों पर संचालित तरीके से चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, और ये परिषदें सलाहकार प्रकृति की वैधानिक निकाय है। इसकी वर्तमान संरचना देखें तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि प्रत्येक परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमवार 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इस परिषद की वर्तमान संरचना इस प्रकार है, जैसे कि जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल है। तो इसमें जो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर,
लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। ये 8 राज्य जो है इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसमें 4 शामिल हैं। उत्तर मध्य क्षेत्रीय परिषद में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में जो है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीप और दादरा नगर हवेली शामिल है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी शामिल है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड को सम्मिलित रूप से उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत जो है उत्तर पूर्वी परिषद को स्थापित किया गया है। 2002 में जो है सिक्किम भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद अगला जो है पूर्णिमा बर्मन वुमन ऑफ द ईयर नामित की गई है। हाल ही में जो है असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है टाइम मैगजीन वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। वह मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया की 13वीं महिलाओं में से एक है। इस सूची में शामिल करने का आधार क्या है? तो महिलाओं से संबंधित एक समस्या की पहचान करना पड़ता है और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है और एक बेहतर और अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने में योगदान देना जो है, तो इन आधारों पर जो है इस सूची में शामिल किया जाता है और ये जो है वही है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी के संरक्षण के प्रयास क्या हैं? तो इनको जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2017 और 2024 में भी जो है इसको सम्मानित किया गया है। ये लुप्त प्राय हरगिला पक्षी और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण में योगदान के लिए कार्य करती है, जैसे ये जो पक्षी है। इसके अलावा जो है स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए संगठित किया है। स्थानीय आबादी ने हरगिला को अवांछित पक्षी माना और उसके घोंसले नष्ट कर दिए थे। हारगिला सेना की स्थापना की जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनके प्रयास से जो है हारगिला पक्षियों की जनसंख्या बढ़कर जो है लगभग 1800 हो गई है। अगर हम लोग डॉक्टर पूर्णिमा देवी के बारे में बातें करें तो इनका जन्म जो है असम के कामरूप क्षेत्र में हुआ था। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। नामांकन जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ लोक शास्त्र में इन्होंने मास्टर की डिग्री ली। एक वरिष्ठ प्रतिष्ठित जीव विज्ञानी के रूप में इन्होंने कार्य किया। वे YNN यानी वुमेन इन नेचर नेटवर्क इंडिया के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और IUCN स्टॉकर्स IBs स्पूनबिल विशेषज्ञ समूह के सदस्य के तौर पर भी थे। हारगिला सेना की इन्होंने स्थापना की जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं की एक टीम है। इसके अलावा जो है वर्ष 2017 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर पूर्णिमा देवी को भारतीय महिलाओं का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि नारी शक्ति पुरस्कार से भी जो है इनको सम्मानित किया गया था। और जो अभी टाइम मैगजीन के द्वारा इनको जो है वुमेन ऑफ द ईयर 2025 बताया गया है। ये जो है टाइम मैगजीन ये अमेरिकी मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और टाइम मैगजीन जो है इसकी शुरुआत एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका के रूप में हुई थी। यह अब जो है एक वैश्विक मल्टीमीडिया कंपनी है। इसके द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो पहला सोल लीडरशिप सम्मेलन को लेकर है। हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सोल सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 21 से 22 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि खेल, कला, राजनीति, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के नेता युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अपनी सफलता और असफलताओं को साझा करते हैं। सम्मेलन के आयोजक की बात करें तो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप को जो है सोल कहा जाता है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल क्या होता है? तो ये जो है एक निजी तौर पर वित्त पोषित प्रमुख संस्थान है। इसे समान विचारधारा वाला व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया है। यह गांधीनगर के गिफ्ट शहर के पास
स्थित है। इसके अध्यक्ष जो है सुधीर मेहता हैं। इसका लक्ष्य नए नेतृत्व प्रतिमान को अपनाकर नेताओं को सामाजिक लाभ के लिए एक सकारात्मक शक्ति बनाने में सक्षम बनाना है। इसके बाद जो अगला है वो ओशन डिग्रेडेबल प्लास्टिक को लेकर है। जापान में रिकेन सेंटर फॉर इमरजेंट मैटर साइंस के शोधकर्ताओं ने समुद्र में पूरी तरह से विघटित होने वाला प्लास्टिक विकसित किया है जो माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं बनाता है। नए प्लास्टिक के बारे में हम लोग बात करें तो इस प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण पॉलीसेकेराइड का उपयोग करके किया जाता है जो गुआनिडीनियम मोनोमर्स के साथ क्रॉस लिंक्ड साल्ट ब्रिज बनाते हैं। नए प्लास्टिक गैर विषैले, गैर ज्वलनशील हैं, अर्थात ये CO2 उत्सर्जित नहीं करते हैं और अन्य थर्मोप्लास्टिक की तरह 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान पर इन्हें फिर से आकार दिया जा सकता है। अनुप्रयोग की बात करें तो इस प्लास्टिक का उपयोग 3D प्रिंटिंग के साथ साथ चिकित्सा या स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है और इसका महत्व ये है कि वर्तमान में ऐसे अनेक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैं, किंतु मौजूदा कोई भी प्लास्टिक पानी में विघटित न होकर घुल नहीं सकता है, जिससे महासागर में माइक्रोप्लास्टिक जमा हो जाता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये नए प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में शुरुआती यौगिकों में टूट जाते हैं, जिन्हें समुद्र में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा खाया जाता है। वैज्ञानिक इस प्लास्टिक को नमक के पानी में घोलने के बाद 2 मोल निर्माण ब्लॉकों का 91% और 82% पुनः प्राप्त करने में सक्षम थे, जिससे स्पष्ट होता है कि इसे रिसाइकल करना भी आसान है। तो ये हमारे जो है पर्यावरण के लिए ओशियन डिग्रेडेबल प्लास्टिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो अगला है वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को लेकर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष जो है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ये है कि भाषाओं के संरक्षण, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने और भाषाई विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। ठीक है, ये थीम रखा गया और ये जो है 21 फरवरी को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का इतिहास क्या है? तो इस दिवस की नींव बांग्लादेश यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके भाषा आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1952 में 21 फरवरी को बांग्ला भाषा को आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों पर पुलिस ने गोली चला दी, जिससे कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो इस बलिदान की स्मृति में बांग्लादेश में 21 फरवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मान्यता दी और 2000 में पहली बार इसे वैश्विक स्तर पर मनाया गया। 2025 में जो है इसकी 25वीं वर्षगांठ हो, इसलिए इसको सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। विश्व भर में भाषाओं की स्थिति क्या है? तो यूनेस्को के अनुसार जो है दुनिया भर में कुल 8324 भाषाएं हैं, जिनमें से 7000 भाषाएं जो है अभी प्रचलन में है। इनमें से कई भाषाएं जो है विलुप्त होने के कगार पे भी है। तो ऐसे में भाषाओं के संरक्षण और उनके प्रचार प्रसार के लिए जो है यह दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस का महत्व क्या है? तो ये जो है भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देती है, बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है और भाषा में शिक्षण को सुदृढ़ करती है, स्वदेशी भाषा और भाषाई अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करती है, संस्कृति और भाषाई विविधता का सम्मान भी बढ़ाती है। इसके बाद जो अगला है वो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को लेकर है। भारत की समृद्ध साहित्यिक परंपरा और मराठी भाषा की कालातीत प्रासंगिकता का उत्सव मनाने के लिए 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो है वो 21 से 23 फरवरी तक विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का उद्घाटन जो है श्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी को किया था। यह आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 71 वर्षों के बाद जो है यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान पैनल चर्चाएं, पुस्तक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यकारों के संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस साहित्यिक आयोजन का एक विशेष आकर्षण पुणे से दिल्ली तक की प्रतीकात्मक साहित्यिक ट्रेन यात्रा होगी, जिसमें 1200 प्रतिभागी शामिल हैं। यह यात्रा साहित्य की एकीकृत भावना को दर्शाएगी और मराठी भाषा और साहित्य के प्रति उत्साह को भी बढ़ाएगी। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और साहित्यिक संवाद को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण निभाएगा।
भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का कार्यक्रम देखें तो हाल ही में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्मेलन मराठी साहित्य की प्रासंगिकता और इसके समसामयिक संवाद में भूमिका केंद्रित करती है। इसमें भाषा संरक्षण, अनुवाद की भूमिका और साहित्यिक कार्यों के डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रारंभिक मराठी साहित्य को अगर हम लोग देखें तो मराठी भाषा का इतिहास जो है वैदिक संस्कृत 3री शताब्दी से जुड़ा है, लेकिन लिखित साहित्य जो है वो 13वीं शताब्दी में विकसित हुआ। यदुवंशी शासकों ने मराठी भाषा और साहित्य को जो है प्रोत्साहन दिया। प्रारंभिक साहित्य धार्मिक और दार्शनिक था, जिसमें भक्ति, आयुर्वेद, ज्योतिष, पुराण, वेदांत ये सारे शामिल थे। भक्ति आंदोलन और धार्मिक साहित्य के बीच क्या संबंध रहा था? तो भास्कर भट्ट ने मराठी में भजन लिखा था। उन्होंने ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक भगवत गीता पर भाष्य लिखा था, जिसमें लगभग 9000 दोहे थे। नामदेव ने मराठी और हिंदी में भजन और छंद लिखे थे। संत एकनाथ ने अभंग लिखे और रामायण भागवत पर टिप्पणियां की थी। समर्थ रामदास और तुकाराम ने भक्ति आंदोलन के दौरान साहित्य सृजन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं की वीरता पर गाथा गीत लिखे गए थे। ब्रिटिश काल और आधुनिक काल में जो है मराठी साहित्य किस प्रकार रही? तो ब्रिटिश शासन में प्रिंट मीडिया के आगमन से मराठी साहित्य सशक्त हुआ। केशव सूत और गोविंद राजन ने रोमांटिक और विक्टोरियन शैली की कविताएं लिखी। उपन्यास, नाटक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर साहित्य का विकास हुआ। इसके बाद जो अगला है वो अली ए लिंगांग त्योहार को लेकर है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो है असम के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय मिसिंग जनजाति ने जोरहाट के शंकरपुर में अली ए लिंगांग त्योहार मनाया है। अली ए लिंगांग त्योहार क्या है? तो अली ए लिंगांग का अर्थ जो है जड़ों और फलों की पहली बुआई से संबंधित है। त्योहार के नाम में जो है 3 शब्द हैं, ठीक है। तो अली जो है ये फलियां, ए बीज और लिंगांग बोना से बना हुआ है, ठीक है। ये जो 3 शब्द हैं अली, फलियां, ए बीज और बीज और लिंगांग बोना से बना हुआ है। किसके द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन? तो मिसिंग जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। फरवरी और मार्च के बीच गिनमुर पोलो महीने में प्रत्येक बुधवार को इसका आयोजन किया जाता है और इसमें जो है नृत्य भी किया जाता है, जिसको गुमराग कहा जाता है। इसके अलावा असम की स्थिति को देखें तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में यह स्थित है और इसकी राजधानी दिसपुर है। इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय है। पश्चिम में बंगाल, दक्षिण में मिजोरम और त्रिपुरा और पूर्व में जो है बर्मा, म्यांमार है। इसके बाद जो अगला है, रेखा गुप्ता को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री और 9वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इनके साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इन सभी को एनसीटी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। रेखा गुप्ता जो है ये पहली बार शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनी थी। ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और महासचिव रह चुकी है। दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य भी रह चुकी है। एमएलए बने से पहले वो दिल्ली नगर निगम के सदस्य के रूप में भी चुनी जा चुकी है। दिल्ली की 4थी और भारत की 18वीं महिला मुख्यमंत्री है ये, ठीक है। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री है और वो भारत की जो है 18वीं महिला मुख्यमंत्री है। सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1963 से 1967 तक जो है सुचेता कृपलानी ये संयुक्त प्रांत यानी जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है वहां की मुख्यमंत्री रही थी। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री को देखें तो ठीक है, इससे पहले जो है जैसे कि सुषमा स्वराज जी जो हैं ये 12 अक्टूबर 1998 से 13 दिसंबर 1998 तक मुख्यमंत्री थी और ये भाजपा की दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 52 दिनों की सबसे कम अवधि के लिए इन्होंने जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया था। इसके अलावा शीला दीक्षित जो है 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक मुख्यमंत्री के पद पर रही थी और यह कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री थी
और दिल्ली के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इसके अलावा जो है आतिशी मार्लेना जो है 21 सितंबर 2024 से जो है ये 19 फरवरी 2025 तक रही थी और ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी। तो इनके बाद जो है रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है और भारत में जो है देखें तो ये जो है 18वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। वर्तमान में जो है बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है, उसके बाद दिल्ली में होंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखें तो ये 5 फरवरी 2025 को जो है चुनाव था। विधानसभा की टोटल सीटें यहाँ पर जो है 70 हैं। भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं और आम आदमी पार्टी ने जो है 22 सीटें यहाँ पर जीती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के प्रावधान किस तरह से हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। यह 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जिनकी निर्वाचित विधानसभा है, जैसे कि जो पुडुचेरी है वहां भी निर्वाचित विधानसभा है और जम्मू और कश्मीर में भी ऐसा है। इसके अलावा दिल्ली में एक है। दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के क्या प्रावधान है? तो जो 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 है उसके द्वारा जो है संविधान में अनुच्छेद 239 ए और 239 ए भी जोड़ा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वे कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं है, तो इस प्रकार से जो है 7 से अधिक यहाँ पर नहीं होंगे। इसके बाद जो अगला है वो भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट को लेकर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स द फ्यूचर्स ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया था। इसके आयोजनकर्ता जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन था। इसके सहयोग में जो है आई मेट्रो, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल था। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट क्या है? तो जैसा कि ये ओखला बिहार मेट्रो रेलवे स्टेशन पर जो है ये लगाया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है। इसकी विशेषता ये है कि दोनों दिशाओं से सूर्य की रोशनी ग्रहण करने की इसमें क्षमता है, इसलिए इसको बाईफेशियल पैनल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये सोलर प्लेट लगा हुआ है। इसके अलावा जो है अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। यह मेट्रो की जो एलिवेटेड संरचना है उसका उपयोग करता है, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान देता है, जिससे मेट्रो रेल संचालन अधिक टिकाऊ बनेगा। इसके अलावा जो आई मेट्रो है जिसको इंडियन मेट्रो रेल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज कहते हैं, ठीक है, ये भारत में जो है विभिन्न मेट्रो रेल संगठनों का एक संघ है। इसे मेट्रो रेल परियोजना के बीच जो है ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम दशाओं को साझा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो भारतीय उद्योग परिसंघ है ये जो है एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी उद्योग संगठन है। भारत में औद्योगिक विकास, व्यापार और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1895 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। इसके अलावा भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग क्या है? तो ये भारत में जो है हरित ग्रीन भवनों और सतत विकास को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख संगठन है। इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा कुशल, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ भवन निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इसको जो है 2001 में स्थापित किया गया था। इसका संस्थापक जो है भारतीय उद्योग परिसंघ है और इसका मुख्यालय जो है भारत के हैदराबाद में है। इसके बाद जो अगला है वो चालुक्य युगीन कन्नड़ अभिलेख को लेकर है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में पुदूर मंडल का कंकल गांव में जो है एक स्थल खोजा गया जो चालुक्य युगीन कन्नड़ अभिलेख से संबंधित है। ये जो शिलालेख हैं ये शिलालेख 1129 ईस्वी, 1130 ईस्वी और 1132 ईस्वी के हैं, जब कल्याणी के चालुक्य वंश के सम्राट सोमेश्वर तृतीय भूलोकम्बल देव का शासन था। अभिलेख का विषय अगर हम लोग देखें तो पहले शिलालेख में विजेश्वर मंदिर के निर्माण और एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा और कंकल गांव के एक स्थानीय मुखिया बजरासा द्वारा 100 माटार, यानी कि उस समय माटार जो है भूमि नापने की माप थी, उसके भूमि दान का उल्लेख किया गया है पहले शिलालेख में। और दूसरे शिलालेख में जो है सोमीदेव प्रज्ञा स्थानीय चौधरी प्रमुख तथा करनाम बिजरासा द्वारा बिजरेश्वर मंदिर को कुछ भूमि और नकदी के रूप में दान का उल्लेख है। और तीसरे शिलालेख में जो है सोमपर मनाडी, चौधरी गुंडारासा, बेमकी नायक
नबनायक एवं बिल नायक द्वारा मंदिर को दिए गए दान का उल्लेख है। तो तीनों में जो है दान का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो है कल्याणी के चालुक्य राजवंश के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके अन्य नाम में जो है कल्याणी के चालुक्यों को जो है पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाना जाता है। स्थापना की बात करें तो कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना राष्ट्रकूट के सामंत तैपल द्वितीय द्वारा की गई है। शासनकाल की बात करें तो 10वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है इसका शासनकाल रहा है। राजधानी कल्याणी कर्नाटक था। भाषा कन्नड़ और संस्कृत है। तेलपल प्रथम, तेलपल द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य छठवां, सोमेश्वर तृतीया, तेपल तृतीया, ये सारे जो है इसके प्रमुख शासक थे। और बिल्हन और विज्ञानेश्वर जो है वो विक्रमादित्य जो 6 थे उसके दरबार में ही रहते थे। स्थापत्य की बात करें तो पश्चिमी चालुक्य वंश का शासनकाल दक्कन वास्तुकला के विकास का एक प्रमुख काल है। इस दौरान निम्नलिखित स्थापत्य का निर्माण कराया गया, जैसे कि हावेरी के सिंधेश्वर मंदिर, लकुंडी में काशी विश्वेश्वर मंदिर, डंबल में जो है डट्टा बसप्पा मंदिर, बेलारी में जो है मल्लिकार्जुन मंदिर, दावणगेरे में कलेश्वर मंदिर, अग्निगेरी में अमृतेश्वर मंदिर, इकाती में महादेव मंदिर, कुबातुर में कैताभेश्वर मंदिर और केदारेश्वर में बल्लीकापी मंदिर। इसमें जो है सीढ़ीदार कुएं का भी जिक्र है, जैसे कि कल्याणी के चालुक्य अलंकृत सीढ़ीदार कुओं के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। ये कुआं जो है अनुष्ठानिक स्नान स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था। इस अवधि के दौरान जो है संस्कृत और कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ। विद्वानों ने विज्ञानेश्वर, रन्न, व्याकरणविद नागवर्मा द्वितीय, दुर्ग सिंह, वीरशैव संत तथा समाज सुधारक बसवन्ना आदि जो है ये विद्वान इस दौरान थे। इस समय अवधि में धर्मनिरपेक्ष साहित्य के क्षेत्र में चिकित्सा, शब्दकोश, गणित, ज्योतिष, विश्वकोश आदि जैसे विषयों की भी रचना की गई है। जैसे कि जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा याकब स्मृति पर आधारित एक हिंदू विधि ग्रंथ है। यह ग्रंथ जो है जन्म आधारित उत्तराधिकारी के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। मिताक्षरा के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से अपने पिता की संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल हो जाती है। और इसकी रचना जो है मिताक्षरा की रचना प्रसिद्ध विधिवेत्ता और कवि विज्ञानेश्वर ने की थी। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के प्रमुख दरबारी कवि थे। विक्रमांक देव चरित्र की बात करें तो बिल्हन द्वारा जो है विक्रमांक देव चरित्र की रचना संस्कृत में की गई। यह जो है 18 सर्गों वाला एक महाकाव्य है, जिसमें राजा विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन है। इसके अलावा सिद्धांत शिरोमणि है। इसी समय भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सिद्धांत शिरोमणि की रचना की गई। यह संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र पर एक प्राचीन ग्रंथ है और इसके 4 भाग हैं। एक लीलावती है जिसमें अंक गणित का विवेचन है। इसके अलावा बीज गणित, ग्रह गणिताद्य, गोलागाद अध्याय जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड भू कानून संशोधन विधेयक बनाया गया और हाल ही में उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने नए सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है राज्यों के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना है और प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखना है। वर्ष 2018 के पूर्ववर्ती भू कानून के अनुसार जो है देश का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में लगभग 12.5 एकड़ भूमि कृषि भूमि खरीद सकता था, जिसे विशेष मामलों में बढ़ाया जा सकता था। औद्योगिक एवं अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूमि की बिक्री और खरीद के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता होती थी। आवासीय उपयोग के लिए जो है सभी को राज्य के सभी क्षेत्रों में भूमि खरीदने की अनुमति थी और भूमि के आकार पर कोई सीमा नहीं थी। लेकिन अब जो ये संशोधन विधेयक लाया गया, उत्तराखंड भू कानून संशोधन विधेयक, इसमें बहुत सारे प्रावधान जो है हटाए गए। जैसे कि जो वर्ष 2018 में लागू किए गए जो है सभी प्रावधान को जो है अब इस नए कानून में समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि जो बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध था, उसके द्वारा कहा गया कि जो हरिद्वार या उधम सिंह नगर को छोड़कर जो है उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर एवं कृषि भूमि पर जो है भूमि नहीं खरीद सकते हैं। अर्थात राज्य की राजधानी देहरादून के साथ पौंडी गढ़वाल,
टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, अडमोडा, बागेश्वर जिला में जो है कृषि भूमि खरीद पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। पहाड़ों में चकबंदी या बंदोबस्ती कानून के बारे में कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। जिला अधिकारियों के सीमित अधिकार से भी ये संबंधित है। अब जो है जिला अधिकारी जो है व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा जो है ऑनलाइन पोर्टल से भूमि खरीद की निगरानी होगी। जैसे प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा शपथ पत्र की अनिवार्यता भी है। राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके। इसके अलावा भूमि खरीद को नियमित रिपोर्टिंग की जाएगी। सभी जिला अधिकारियों को राजस्व परिषद एवं शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। भू उपयोग का निर्धारण के बारे में कहा गया है कि नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जाएगा। इसके अलावा भूमि सरकारी भूमि में निहित है, यानी कि यदि व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग किया तो वो भूमि सरकार के पास चली जाएगी। नए कानून के क्या प्रभाव होंगे? तो इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अत्यधिक भूमि खरीद पर रोक लगेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के दुर्गम क्षेत्र में निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा। भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में आसानी होगी। सरकार की भूमि खरीद बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी। इसके बाद जो अगला है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 19 फरवरी को जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग इसकी स्थापना जो है 19 फरवरी 2004 को हुई थी। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये जो है एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके लिए जो है संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 338A में जो है इसके लिए संवैधानिक प्रावधान है। इसकी संरचना की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उन्हें जो है राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के पश्चात जो है नियुक्त किया जाता है। उनकी सेवा शर्त और पदावधि जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य सबका जो है कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ये सभी जो है 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इसके कार्य क्या हैं? तो ये जनजाति के अधिकारों की रक्षा करता है, सुझाव और सिफारिश देता है, समाज में जागरूकता फैलाता है और उनकी समस्या का समाधान करता है। आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यह राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती है। राष्ट्रपति किसी राज्य से संबंधित आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्यपाल को प्रेषित करते हैं। राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 25वें खंड के अनुसार जो है अनुसूचित जनजाति का अर्थ है ऐसी जनजातियों से या ऐसी जनजाति समुदाय से या ऐसी जनजाति समुदाय के उन समूहों से जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। इसके बाद जो अगला है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन को लेकर है। भारत को सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। 18 से 21 फरवरी 2025 के बीच में जो है सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की पहली आम सभा आयोजित की गई है, जहां भारत को जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। यह जो है टिकाऊ और सुरक्षित समुद्री नेविगेशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए समुद्री मामलों में उसके मजबूत नेतृत्व और योगदान को रेखांकित करता है। इस सभा में पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी.के. रामचंद्रन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया है। यह सभा इसके गैर सरकारी संगठन एनजीओ से एक अंतर सरकारी संगठन आईजीओ में परिवर्तित होने को चिन्हित करती है। भारत दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन परिषद की बैठक और सितंबर 2027 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन और आम सभा की मेजबानी
करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन क्या है? तो यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो समुद्री नेविगेशन में सहायता प्रदान करने वाले साधनों के समन्वयन और मानकीकरण के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1957 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य जो है समुद्री विशेषज्ञता और सलाह एकत्रित करना और प्रदान करना है। वैश्विक समुद्री नौवहन प्रणालियों को सुसंगत बनाना है, समुद्री सुरक्षा पहलों को बढ़ावा देना है, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में उभरती चुनौतियों से निपटान भी करना है। इसके बाद जो अगला है, ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन मनाया गया है। अजमेर में ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अजमेर स्थान जो है वो राजस्थान में है और 10 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आयोजन जो है गद्दीपति सलोनी नायक ने अपने गुरु अनीता बाई की स्मृति में इसको आयोजन किया है। ट्रांसजेंडर की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने के लिए जो है इसका आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य ये रहता है कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार, परंपराओं और आध्यात्मिकताओं पर चर्चा करना। इसके अलावा इस सम्मेलन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। खिचड़ी तुलाई उत्सव में किए गए पंच अनुष्ठान में समुदाय के लगभग 2000 सदस्य शामिल हुए। ट्रांसजेंडर समुदाय की बात करें तो इन व्यक्तियों की लैंगिक पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है। वे पुरुष या महिला के पारंपरिक श्रेणी से अलग हो सकते हैं या दोनों का मिश्रण जो है इनके अंतर्गत महसूस किया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के कई सारे प्रकार भी हैं, जैसे एक हिजरा समुदाय है जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर समुदाय है। इसके अलावा एक ट्रांसमैन है जो जन्म के समय महिला के रूप में पहचाने गए हैं लेकिन उसकी पहचान पुरुष की होती है, उसको जो है ट्रांसमैन कहा जाता है। इसी तरह एक ट्रांस वुमेन होता है, इसको जो है जन्म के समय पुरुष के रूप में पहचाना जाता है लेकिन फिर जैसे ही उम्र बढ़ती है तो उनकी पहचान महिला की हो जाती है, तो उनको ट्रांस वुमेन कहा जाता है। एक नॉन बाइनरी व्यक्ति होता है, ये पुरुष जो है ना तो स्वयं को पुरुष की श्रेणी में रख पाते हैं और ना ही महिला की श्रेणी में रख पाते हैं, तो उसको नॉन बाइनरी व्यक्ति कहा जाता है। इसी तरह एक जेंडर फ्लूइड होता है, जिनकी लैंगिक पहचान जो है समय के साथ बदलती रहती है, तो उसको जेंडर फ्लूइड कहा जाता है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के जो है ये 5 प्रकार हैं। एक हिजरा समुदाय है जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर समुदाय है। इसी तरह एक ट्रांसमैन है। ट्रांसमैन में क्या होता है कि जन्म के समय जो है उसको महिला के रूप में देखा जाता है, फिर लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है वो पुरुष हो जाता है। ट्रांस वुमेन में इसका अपोजिट होता है, वो जन्म के समय पुरुष रहता है लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है वो महिला हो जाता है। और नॉन बाइनरी में जो है वैसे पुरुष या महिलाएं आती है या फिर जो किन्नर है वो आती है जो खुद को पुरुष या महिला की श्रेणी में नहीं रख पाती है। और जेंडर फ्लूइड में क्या होता है कि जो लैंगिक पहचान है वो समय के साथ बदलते रहता है। तो ये जो है ट्रांसजेंडर के 5 प्रकार हैं। इसके बाद जो है नक्शा परियोजना को देखते हैं। केंद्रीय कृषि कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन में राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट परियोजना की शुरुआत की है। नक्शा परियोजना के लाभ क्या है? तो शहरी क्षेत्रों का व्यापक भूमि रिकॉर्ड, भूमि संबंधी विवादों को कम करने में सहायता, भूमि स्वामित्व दस्तावेजीकरण में दक्षता में सुधार, भूमि उपयोग में निष्पक्षता सुनिश्चित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, नागरिक सशक्तिकरण, शहरी नियोजन में दक्षता में सुधार करना। नक्शा परियोजना के बारे में हम लोग जानते हैं। शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण, ये इसका पूरा नाम है। नक्शा का पूरा नाम है नेशनल जियोस्फिटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। ये नक्शा इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका उद्देश्य है कि भूमि स्वामित्व का सटीक एवं विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण करना और उन्हें अपडेट करना। इस परियोजना के तहत विस्तृत एवं पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड के लिए ड्रोन से सर्वेक्षण किया जाएगा और भू स्वामियों को नक्शे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें जो है 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ जो है 152 शहरी स्थानीय निकाय भी हैं। इसके अलावा जो है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। इसका वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में डिजिटल रूप से सशक्त भूमि प्रशासन ढांचे के निर्माण की दिशा में ये महत्वपूर्ण है।
इसका जो तकनीकी भागीदार है सर्वे ऑफ इंडिया है। यह हवाई सर्वेक्षण करने और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के माध्यम से ऑर्थोरेक्टिफाइड इमेजरी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ऑर्थोरेक्टिफाइड इमेजरी एक ज्यामितीय रूप से ठीक की गई छवि है जिसे विकृतियों को दूर करने के लिए संसाधित किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा एंड टू एंड वेब GIS प्लेटफॉर्म को विकसित किया जाएगा और भंडारण सुविधाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान सेवा केंद्र इंक द्वारा जो है प्रदान की जाएगी। इसके बाद जो अगला है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके योगदान को लेकर है। 18 फरवरी 2025 को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने आध्यात्मिक संत रामकृष्ण परमहंस की 109वीं जयंती के अवसर पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। रामकृष्ण परमहंस जो है इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था और इनका जो जन्म स्थान है वो बंगाल इस प्रांत स्थित कमारपुर गांव है। इनके बचपन का नाम जो है गदार चट्टोपाध्याय है। इनका माता पिता का नाम जो है जिसे खुदीराम और चंद्रा देवी इनके माता पिता थे। गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद जो है रामकृष्ण परमहंस भारत के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक माने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है 16 अगस्त 1886 को हुआ था। जन्म 1836 में हुआ था। इनके आध्यात्मिक विचारों ने न केवल स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों को प्रेरित किया बल्कि राष्ट्र पर गहरा प्रभाव भी डाला है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का योगदान क्या था? तो ये जो है एक महान विचारक, उपदेशक के रूप में अनेक लोगों को इन्होंने प्रेरित किया। इनकी शिक्षाएं वेदांत दर्शन से प्रेरित थी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सदैव सत्य के मार्ग के अनुसरण की इन्होंने सलाह दी। इनके अनुसार सत्य ही ईश्वर है। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाम से एक साधारण बालक को अध्यात्म से परिचित कराया जो आगे चलकर भारत के आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा था। इन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा था कि ईश्वर एक है और उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना। भक्ति के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वो काबरी पोर्टल 2.0 को लेकर है और ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। हाल ही में जो है कर्नाटक में संपत्ति पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने वाले वेब आधारित पोर्टल काबरी 2.0 को सर्वर आउटेज का सामना करना पड़ा, जिससे राज्य में संपत्ति पंजीकरण और दस्तावेज संबंधी नागरिक सेवाएं लगभग ठप हो गई थी। काबरी 2.0 पोर्टल क्या है? तो यह कर्नाटक राज्य के संपत्ति पंजीकरण में सुधार के लिए मौजूदा काबरी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नवीनतम संस्करण है। इसका उपयोग जो है संपत्ति पंजीकरण से पूर्व और पश्चात की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें नागरिक अपनी संपत्ति को केवल 10 मिनट में पंजीकृत कर सकते हैं। 2 मार्च 2023 को इसका प्रारंभ किया गया। कर्नाटक सरकार के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग द्वारा जो है इसका प्रबंधन किया जाता है। जो काबरी पोर्टल 1.0 था, इसे राज्य में संपत्ति पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी रूप से सरल बनाने के लिए स्थापित किया गया था। यह पोर्टल संपत्ति पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी गणना, सर्टिफिकेट जारी करने आदि सहित विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टी हस्तांतरण कार्यों को पूरा करता है। कर्नाटक के राजस्व विभाग और ई गवर्नेंस विभाग के अनुसार काबरी 2.0 पोर्टल पर जनवरी-फरवरी 2025 के मध्य अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा साइबर हमले किए गए। काबरी 2.0 पोर्टल पर फर्जी खाते बनाए गए और इन खातों का उपयोग करके डाटाबेस में प्रविष्टियां की गई, जिससे सिस्टम पर दबाव पड़ा। ट्रैफिक में इस वृद्धि ने पोर्टल को निष्प्रभावी बना दिया, जिससे पंजीकरण की संख्या में काफी कमी आई। यह मुख्यतः जो है DDoS यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस है, इस प्रकार का साइबर हमला था। इन हमलों के कारण जो है इस पोर्टल का संचालन कई प्रकार बाधित हुआ और नागरिकों के डाटा में गड़बड़ी और चोरी की संभावना बनी हुई है। पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जो मामला दर्ज किया है। पोर्टल पर निरंतर साइबर हमला साइबर खतरों के लिए महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाओं की वैधता को उजागर करता है। DDoS हमले क्या होते हैं? DDoS हमला जो है किसी लक्षित सर्वर, सर्विस या नेटवर्क के सामान्य कामकाज को बाधित करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है जो इंटरनेट ट्रैफिक से भर देता है। यह डिनायल ऑफ सर्विसेज DOS हमले के विपरीत है, जिसमें आमतौर पर एक ही स्रोत शामिल होता है।
DDoS हमला ट्रैफिक उत्पन्न करने के लिए नेटवर्क में कमजोर एवं प्रभावहीन प्रणालियों पर हमला करता है, जो प्रायः मैलवेयर से संक्रमित होते हैं। नेटवर्क में इन कमजोर और प्रभावहीन प्रणालियों को सामूहिक रूप से बॉटनेट के रूप में जाना जाता है। इस तरह के हमलों का उद्देश्य किसी विशेष साइट की बैंडविड्थ को संतृप्त करना, नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक में कमजोरियों का फायदा उठाना या एप्लीकेशन या सेवाओं में विशिष्ट कमजोरियों को लक्षित करना हो सकता है। DDoS अटैक का वेब पोर्टल पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो DDoS हमले का प्राथमिक लक्ष्य है कि किसी सेवा को उपयोग के लिए अनुपलब्ध करा देता है, जो व्यवधान या राजस्व की संभावित हानि हो सकती है। DDoS अटैक सीधे डाटा नहीं चुराते हैं, किंतु उन्हें अन्य प्रकार के साइबर हमले जैसे कि डाटा उल्लंघनों को अंजाम देते समय ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। DDoS हमलों का शिकार होने वाले संगठनों की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्राहक एवं भागीदार साइबर खतरों की सुरक्षा करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। अगस्त 2024 में एलन मस्क के स्वामित्व वाले X प्लेटफॉर्म पर DDoS हमले किए गए थे। फिर 2015 में जो है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली कोड रिपोजिटरी गिटहब को चीन स्थित बॉयनेट द्वारा DDoS हमले का निशाना बनाया गया था। इसके उपाय क्या हैं? तो DDoS हमले से बचाव के उपाय हैं, जैसे कि इन हमलों से बचाव के लिए संगठन वैध या दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक के बीच अंतर करने के लिए उन्नत ट्रैफिक फिल्टरिंग तंत्र लागू करते हैं। निगरानी उपकरण और सामान्य ट्रैफिक पैटर्न की पहचान करने और पूर्व निवारक कार्रवाई करने में मदद कर सकते हैं। दर सीमित करने के उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी निश्चित समय में किए जाने वाले अनुरोधों की संख्या को नियंत्रित किया जाता है। तो बहुत सारे जो इसके उपाय के तरीके हैं। इसके बाद जो अगला है वो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को लेकर है। इसको PM आशा के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को साल 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्य के तूर, उड़द और मसूर उत्पादन का लगभग 100% जो है वो खरीदेगी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान क्या है? तो ये जो है किसानों की जो आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो रखा गया है उससे भी संबंधित है। ठीक है, इसको जो है 2024 में ही लाया गया था। ठीक है, तो इसका जो आरंभ है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसका आरंभ 22 सितंबर 2018 में किया गया था और 2025-26 तक जो है इसकी अवधि पूरी हो जाती। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना इसका लक्ष्य होता है और इसके नोडल मंत्रालय जो है कृषि एवं किसान मंत्रालय है। इसमें जो है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं और उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो ये है agriwelfare.government.in। PM आशा योजना के मुख्य घटक क्या हैं? तो ये 3 प्रमुख घटकों में विभाजित किया जाता है। एक प्राइस सपोर्ट स्कीम है, एक जो है प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है और एक जो है पायलट ऑफ राइट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम है। यानी कि एक मूल्य संवर्धन योजना है यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम, और ये योजना जो है राज्य सरकार और केंद्र एजेंसियों के माध्यम से चलाई जाती है। इसके तहत जो है तिलहन, दलहन और कपास जैसी फसलों की खरीद जो है नाफेड, FCI और CCI जैसी एजेंसियां करती है। यदि बाजार में इन फसलों की कीमत MSP से कम हो जाती है तो सरकार उन्हें MSP पर खरीद लेती है। इसी तरह मूल्य कमी भुगतान योजना है और ये योजना विशेष रूप से मध्य प्रदेश में भारत भुगतान योजना के आधार पर बनाई गई है। इसके तहत यदि किसान की फसल का बाजार मूल्य MSP से कम होता है तो सरकार इस अंतर की भरपाई सीधे किसान के बैंक खाते में करती है। इससे किसानों को उनकी उपज बेचने की आजादी मिलती है और सरकार उन्हें MSP का पूरा लाभ देती है। यह योजना मुख्य रूप से तिलहन, सरसों, सोयाबीन आदि पर केंद्रित है। तीसरा जो है इसमें निजी खरीद और भंडारण योजना को लेकर है। यह योजना कुछ राज्यों में प्रायोगिक आधार पर लागू की गई है। इसके तहत सरकार निजी कंपनियों और व्यापारियों को अधिकृत करती है कि वे किसानों से MSP पर उनकी उपज खरीदे। सरकार निजी कंपनियों को आंशिक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। यह योजना भी तिलहन फसलों पर लागू होती है। PM आशा योजना की विशेषज्ञता और लाभ क्या है? तो किसानों को MSP की गारंटी मिलती है जिससे वे अपनी फसल के सही मूल्य के लिए आश्वस्त रहते हैं। सरकार किसानों से सीधे खरीदार
भी करके उनका आर्थिक संरक्षण करती है। यदि बाजार मूल्य गिरता है तो किसानों को मूल्य अंतर का भुगतान किया जाता है। इससे किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाव मिलता है। तिलहन और दलहन उत्पादन को जो है बढ़ावा देने में मदद मिलती है, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा में जो है आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। पीएम आशा योजना के लिए पात्रता क्या है? तो भारत का कोई भी किसान जो है इस योजना का लाभ उठा सकता है। किसान को अपनी फसल मंडी में बेचनी होगी और एमएसपी से कम मूल्य मिलने की स्थिति में सरकार उनकी भरपाई करेगी। किसान को पीएम किसान और अन्य सरकारी योजनाओं से पंजीकृत होना चाहिए ताकि वो सीधे बैंक खाते से भुगतान प्राप्त कर सके। पीएम आशा योजना में शामिल कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे कि दलहन फसलें के लिए जो है मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, चना, मटर है। तिलहन फसलों में सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल है और कोपरा है। और कपास में जो है विशेष रूप से मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत है। पीएम आशा योजना का महत्व क्या है? तो पीएम आशा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो उन्हें एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने और उनकी आय में स्थिरता लाने के लिए बनाई गई है। ऐसे किसान बिना किसी जोखिम के अपने उपज को बाजार में बेच सकती है और यदि उन्हें एमएसपी से कम मूल्य मिलता है तो सरकार जो है उन्हें इस अंतर की भरपाई कर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इससे भारत में जो है कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जाता है और किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में भी जो है ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद जो अगला है वो अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 को लेकर है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ द्वारा किया गया। प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और खतरनाक कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। इसी दृश्य को लेकर जो है इस का आयोजन किया जाता है और भारत में जो है प्रति वर्ष लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन को पुनः डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्नत पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों में निवेश करना, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को मजबूत करना, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना और व्यवहार में बदलाव करना। भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था की संभावना भी तलाशना है। जैसे कि वर्ष 2050 तक भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था का बाजार मूल्य जो है $2 ट्रिलियन होने और 10 मिलियन नौकरियां सृजित करने की उम्मीद है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जो लेना, बनाना और निपटाना यानी टेक मैक डिस्पोज को जो है पारंपरिक प्रक्रिया के बजाय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जो है प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को रोकना और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ क्या होता है? तो ये जो है एक प्रमुख संगठन है जो अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है। इसका उद्देश्य जो है भारत के शून्य कचरा लक्ष्य के अनुरूप नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों को साधा जा सके। भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ की गतिविधियां क्या है? ये उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए मंच प्रदान करता है। इस मंच के माध्यम से वे नवीनतम प्रगति साझा करते हैं। प्लास्टिक उद्योग में स्थिरता प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। प्लास्टिक कचरा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्ट प्लास्टिक जैसे अस्थायी विकल्पों पर कार्य करना, उन्नत पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान करना है। इसके बाद जो अगला है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर है। 9 फरवरी को जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, और 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी सूरतगढ़, राजस्थान से। इसका वाक्यांश था स्वस्थ धरा खेत हरा। किसानों को हर 2 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना इसका लक्ष्य रहता है। मृदा परिरक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाना, राज्यों में मिट्टी की उर्वरता की समस्या का निदान करना, मानकीकृत नमूने लेने की प्रक्रिया, जिले में मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना, किसानों को पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग के लिए सहायता, सुधारात्मक उपाय प्रदान करना। यह है मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल क्या है? तो देश भर में सभी प्रमुख भाषाओं और 5 बोलियों में एक समान है। इसके अलावा जो है मानकीकृत प्रारूप में
किसानों के लाभ के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी विशेषता ये है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट है। इसे किसान को उसकी प्रत्येक जोत के लिए सौंप दिया जाता है। कार्ड में 12 प्रमुख मापदंड के आधार पर मिट्टी की स्थिति दी जाती है, जैसे कि मैक्रो पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। द्वितीयक पोषक तत्व में सल्फर होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन है। और भौतिक पैरामीटर को देखें तो उसके पीएच स्केल या फिर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है EC और ऑर्गेनिक कार्बन OC जो है उसके तौर पर जो है इसको मापा जाता है। इसके आधार पर जो है SHC खेत के लिए आवश्यक उर्वरक सिफारिशों और मिट्टी संशोधन को भी इंगित करता है। मृदा कार्ड के रूप में किसानों को एक रिपोर्ट मिलती है और इस रिपोर्ट में उनके विशेष खेत की मिट्टी के बारे में सभी विवरण होते हैं। एक खेत को हर 3 वर्ष में एक मृदा कार्ड मिलता है। यह योजना जो है पूरे देश में किसानों के लिए लागू किया गया है। इसके बाद जो अगला है, झारखंड में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। झारखंड सरकार ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण और बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद स्थिति की समीक्षा कर प्रतिबंध की अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। प्रतिबंध का क्षेत्र जो है संपूर्ण झारखंड राज्य है। कानूनी आधार क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का सेक्शन 30 के दूसरे खंड के पहले यानी कि है ए वाला भाग जो है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन 2, 3 और 4 से जो है इसको कानूनी आधार मिलता है। गुटखा और तंबाकू के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कैंसर इससे उत्पन्न होता है। जैसे झारखंड में जो है लगभग 1 लाख की आबादी पर लगभग 70 लोग जो है कैंसर से पीड़ित हैं। इनमें से 40 से 45 मरीज जो है मुंह के कैंसर, जो ओरल कैंसर के नाम से जाना जाता है, उससे पीड़ित हैं। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला का अधिक सेवन जो है कैंसर की वजह है। ओरल कैंसर के अलावा तंबाकू उत्पादों से हृदय रोग, फेफड़े की बीमारियां और दांतों की गंभीर समस्याएं होती है। तंबाकू सेवन से जुड़ी प्रमुख बीमारियां जैसे कि एक ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर है, गले और फेफड़े का कैंसर, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र की समस्या और अल्सर, दांत और मसूड़ों की बीमारियां हैं। प्रतिबंध के सख्त कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कदम की बात करें तो सभी सरकारी विभाग को निगरानी रखने का आदेश है। हर जिले में छापामारी अभियान चलाया जाएगा। पब्लिक हेल्थ कैंपेन के जरिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन रोकने के लिए सख्ती लाया जाएगा। इसके बाद जो अगला है वो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को लेकर है। पलक्कड़ में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा किए गए वन्यजीव सर्वेक्षण में इस संरक्षित क्षेत्र की सूची में 15 नई प्रजातियां शामिल की गई है, यानी जोड़ी गई है। सर्वेक्षण भागीदार जो है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा श्रवणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी और अन्य गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ये किया गया है। इस सूची में पक्षी की कई सारी प्रजातियां शामिल की गई है, जैसे कि पेडेड सपर फाउल हो गया, रूफस बेलीड हॉक ईगल हो गया, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल हो गया, अनामलाई सोलाकिली हो गया, टैगा फ्लाई कैचर हो गया, प्लेन प्रीनिया हो गया, ग्रीन लीफ बार्बलर हो गया। सर्वेक्षण के दौरान देखी गई अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, सिलोन फार्ममाउथ, लेसर फिश ईगल और शाहीन फाल्कन, ये सारे जो है शामिल हैं। इस सूची में जो है तितली की 5 नई प्रजातियां भी शामिल की गई है। एक लॉन्ग ब्राउन बुश ब्राउन हो गया, शॉर्ट सिल्वर लाइन हो गया, स्कार शॉर्ट सिल्वर लाइन हो गया, व्हाइट डस्क हेज ब्लू हो गया और पानली हार्ट हो गया। अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में फाइबर बार्ड सॉर्बस्टेल, स्पोर्ट सॉर्बस्टेल, सर्दर्न बर्ड विंग्स, मालाबार वेंडेड सॉर्बस्टेल्स, सहाद्री ग्रास एलो, नीलगिरी टाइगर, सदर्न ब्लू ऑकलीफ, कनारा स्विफ्ट और ब्लैक एंगल शामिल हैं। सूची में शामिल किए गए ऑटोनेट्स की 3 प्रजातियां, एक ब्राउन डॉनर है, एक पैराकिट डॉनर है और एक जो है वेस्टलीजिया सबमोंटा फ्रेजर है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं तो इसकी अवस्थिति को देखें तो ये जो है केरल के पलक्कड़ और त्रिशूर जिले में है और ये जो है नेलिया मैथी अन्नामलाई लैंडस्केप का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी स्थापना जो है इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर जो 1973 में मान्यता मिला था और वर्ष 2009 में जो है इसके
643.66 वर्ग किलोमीटर में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य सहित पश्चिमी घाट अनामलाइन उप समूह के यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा वर्ष 2010 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व 4 प्रमुख जनजातियों का निवास स्थान है, जिसमें कादर, मुदुवर, मालासर और मालासर जनजाति शामिल है। इस अभयारण्य में 3 मानव निर्मित जलाशय हैं, जिसमें परम्बिकुलम, थूनाकाडाबू और पेरुवारीपल्लम है। प्रमुख नदियों की बात करें तो इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां जो है परम्बिकुलम, सोलायार, थेक्कडी, करपारा और कुरियाकुटी है। प्रमुख वन की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित पर्णपाती वन, सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं और इसका जोखिम वही है जंगल की आग, पर्यटकों के आवागमन के कारण अपशिष्ट में वृद्धि, पर्यटन क्षेत्र में विस्तार की कमी, आसपास के क्षेत्रों में उत्खनन। इसके बाद जो अगला है वो अरावली सफारी पार्क परियोजना एवं उससे संबंधित मुद्दे हैं। भारतीय वन सेवा के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हरियाणा में प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क परियोजना को रद्द करने का आग्रह किया है। अरावली सफारी पार्क परियोजना क्या है? तो राज्य के अरावली क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का विकास करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित ये परियोजना है। इसका प्रसार गुरुग्राम और नूह जिले में है। इसके ब्रीफिंग जो है मनोरंजक और उपयोगी सुविधाओं से युक्त है। अरावली सफारी परियोजना क्षेत्र का महत्व क्या है? तो गुरुग्राम और नूह के दक्षिणी जिलों की पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी परतदार पर्वत श्रृंखला अरावली का हिस्सा है। अरावली श्रृंखला दक्षिण पश्चिम में गुजरात के चंपानेर से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली के पास तक जो है लगभग 690 किलोमीटर में विस्तृत है। यह पूर्वी राजस्थान की ओर थार रेगिस्तान के प्रसार को रोककर मरुस्थलीयकरण को रोकथाम करती है और अपनी अत्यधिक खंडित और अपक्षयित गुणवत्ता वाली चट्टानों के साथ एक जलभृत की भूमिका निभाती है, जिससे पानी रिश्ता और भूजल को रिचार्ज करता है। परियोजना के विरोध के कारण है कि पत्र लिखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों का तर्क है कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है, न कि पर्वत श्रृंखला का संरक्षण करना। पारिस्थितिक के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य संरक्षण एवं बहाली होना चाहिए, न कि विनाश होना चाहिए। इसके अलावा बढ़ते आवागमन, वाहनों की आवाजाही एवं निर्माण कार्य के कारण अरावली पहाड़ियों के नीचे के जलभृतियों में विकृति आएगी, जो गुरुग्राम और नूह के जल संकट ग्रस्त जिले के लिए महत्वपूर्ण भंडार है। दोनों जिलों में भू स्तर को केंद्रीय जल बोर्ड द्वारा अतिशोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है यह परियोजना स्थल वन की श्रेणी में आता है, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जो है संरक्षित किया गया है। अरावली की सुरक्षा के लिए कई सारे कानून हैं, जैसे कि न्यायालय द्वारा संरक्षण है, जैसे कि हरियाणा में लगभग 80,000 हेक्टेयर अरावली पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश भाग जो है विभिन्न कानून और सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के संरक्षित है। इसके अलावा पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 है। यह अधिनियम अरावली के सबसे व्यापक संरक्षण प्रदान करता है और इस अधिनियम की विशेष धारा 4 और 5 गैर कृषि उपयोग के लिए पहाड़ियों में भूमि खनन और वनों की कटाई को प्रतिबंधित करती है। भारतीय वन अधिनियम की बात करें तो इस परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्र इस अधिनियम के तहत वन के रूप में संरक्षित है। NCR क्षेत्रीय योजना 2021 देखें तो यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अरावली एवं वन क्षेत्रों को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में नामित करती है और अधिकतम निर्माण सीमा को 0.5% तक सीमित करती है। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।